नमस्कार, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम वीविम की बुक इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू साइंस से चैप्टर नंबर 5 प्लांट्स एंड एनिमल साइंस इन एंशिएंट इंडिया शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो टॉपिक है हमारा, जो चैप्टर का नाम है उसी से ही। देखिए, जो प्लांट होता है, प्लांट के बारे में जो भी साइंस होती है उसे बोलते हैं वृक्ष आयुर्वेदा, और जो एनिमल्स के बारे में होती है उसको या तो बोलते हैं मृग आयुर्वेदा या बोलते हैं पशु आयुर्वेदा। ठीक है। और जो एनिमल साइंस है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और क्या, कफ। ठीक है, ये सभी इसके अंडर भी आते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे कि एंशिएंट इंडिया में जो वेटनरी साइंसेज होते थे, जो बॉटनी होती थी, इन सब के बारे में। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आयुर्वेदा ऑल्सो रिप्रेजेंट लाइफ साइंसेज लाइक बॉटनी, जूलॉजी, वेटनरी साइंस एंड एग्रीकल्चर अलॉन्ग विद द मेडिसिन। मतलब जो आयुर्वेदा है ये क्या और रिप्रेजेंट करता है? लाइफ साइंसेज, जो ह्यूमन बॉडी है उसके अलावा हमें आयुर्वेदा में बॉटनी के बारे में, जूलॉजी के बारे में, वेटनरी साइंसेस के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में भी पढ़ने में मिलता है। ठीक है। Plant science is known as वृक्ष आयुर्वेदा एंड एनिमल साइंस इज नोन एज मृग आयुर्वेदा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी बताया था। अश्वायुर्वेदा एंड गजायुर्वेदा रिप्रेजेंट वेटनरी। अश्वायुर्वेदा, और देखिए अश्व मीन्स जो घोड़े हैं, गज मतलब हाथी, मीन्स एनिमल से रिलेटेड। वेटनरी मेडिसिन फॉर हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स रिस्पेक्टिवली। एग्रीकल्चर वॉज नॉन एज कृषि शास्त्र। इसमें हमें क्या बताया गया है कि जैसे अश्वायुर्वेदा, अश्व माने घोड़ा, आयुर्वेद मीन्स लाइफ साइंस। ठीक है। गज मतलब हाथी, आयुर्वेदा लाइफ साइंस, जो हम मेडिसिन पढ़ रहे हैं वो। ठीक है। इसमें हमें क्या बताया गया है, जो वेटनरी मेडिसिन है हॉर्सेस के लिए, एलिफेंट्स के लिए, क्योंकि एंशिएंट टाइम में जो आर्मी होती थी या फिर अगर हमें कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट करनी है एक देश से दूसरे देश में, तो उसके लिए क्या यूज़ होते थे? एलिफेंट्स यूज़ होते थे, हॉर्सेस यूज़ होते थे। ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हुआ करते थे क्योंकि वॉर में भी यही यूज़ होते थे। ठीक। और जो एग्रीकल्चर होता है उसको कृषि शास्त्र बोलते हैं। कृषि मीन्स खेती, शास्त्र मीन्स जो उसके बारे में स्टडी होती है वो। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्लांट साइंसेज इन एंशिएंट इंडिया, मतलब जो प्लांट्स होते थे उनसे रिलेटेड। एंटिक्विटी एंड कंटिन्यूटी। Knowledge of plants and agricultural practices are documented in ancient Indian literature. Discussion on plant science can be seen in Vedic literature, the epics, and various compendia. Means जो क्या एंटीक है इसमें, क्या कैसे कंटिन्यू हुआ, जो हमारे इंडिया में जो प्लांट्स और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत पहले से चलती आई हैं। ठीक है। तो ये इंडियन लिटरेचर में भी दे रखे हैं इनके बारे में, प्लांट साइंस के बारे में डिस्कशन जो वैदिक लिटरेचर था उसमें भी है, कई सारे एपिक्स में भी हैं। ठीक है। कई सारे कंपेंडिया में भी हैं। अगर हम देखते हैं सोर्स, अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य कंटेन्स वेरी इंटरेस्टिंग पैसेजेस रिलेटिंग द हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप डिजीज एंड वेरी मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ एग्रोफोरेस्ट्री। मतलब अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र क्या है? कौटिल्य कौन थे? कौटिल्य थे चाणक्य। चाणक्य। और चाणक्य कौन थे? ये थे जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनके जो टीचर थे ये वो थे। ठीक है। इन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, कौटिल्य भी कहा जाता है, चाणक्य भी कहा जाता है। जो सबसे फेमस नाम है इनका वो है चाणक्य। ठीक है। इन्होंने लिखी है बुक अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है? ये एक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है। ये 15 बुक्स है उनका, ये एक
कंपेंडिया है, 15 बुक्स को कंबाइन करके एक बुक बनाई गई है। इसमें 150 चैप्टर हैं और 180 टॉपिक्स हैं। ठीक है, और ये क्या क्या बताते हैं? फॉरेन पॉलिसी के बारे में बताता है, वॉर के बारे में बताता है, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में बताता है। अर्थशास्त्र में हमें क्या दिया गया है कि बहुत इंटरेस्टिंग पैसेज दिए गए हैं। किससे रिलेटेड? हार्वेस्टिंग से रिलेटेड, क्रॉप्स के मैनेजमेंट से रिलेटेड, क्रॉप डिजीज से रिलेटेड, और भी जो एग्रो फॉरेस्ट्री है उससे भी रिलेटेड कई सारी चीजें। ठीक है, अब अगर हम बात करें वृहत संहिता की, जो किसने लिखी थी? वराहमिहिर ने, जो हमने पढ़ा भी था, जो हमारा एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ा था हमने जिस चैप्टर में। वराहमिहिर किसके टाइम में थे? चंद्रगुप्त मौर्य या फिर विक्रमादित्य के टाइम पे। ठीक है, और वरा की इन्हें उपाधि दी गई थी, इनका असली नाम था मिहिर। ठीक है, अब जो वराहमिहिर ने जो बृहत संहिता लिखी है, इसमें क्या था? ये 6th सेंचुरी सीई में लिखी गई है और इसका एक पूरा का पूरा चैप्टर किससे रिलेटेड है? वृक्ष आयुर्वेद से रिलेटेड है। अग्नि पुराण ऑल्सो इंक्लूड्स चैप्टर ऑन द टॉपिक। जैसे कितने पुराण है हमारे पास? हमारे पास 18 पुराण है। कौन कौन सी? एक तो अग्नि पुराण है, ठीक है, विष्णु पद्म पुराण है, भागवत पुराण है, शिव पुराण है। टोटल हमारे पास अगर देखी जाए तो हमारे पास 18 पुराणे हैं। ठीक है, अभी मैं आपको उनके नाम बताती हूँ कि कौन कौन सी पुराण है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास विष्णु पुराण है, मैंने आपको बताई। वराह पुराण है, वामन पुराण है, ब्रह्मांड पुराण है, लिंग पुराण है, अग्नि पुराण है, एक भागवत पुराण है, मत्स्य पुराण है, गुरुड़ पुराण है, ब्रह्मवैवर्त पुराण है, स्कंद पुराण है, और एक हमारे पास मार्कंडेय पुराण है, पद्म पुराण है, कूर्म पुराण है, ब्रह्म पुराण है, शिव पुराण है, शिव पुराण को वायु पुराण भी कहते हैं, नारद पुराण है और भविष्य पुराण है। सबसे बड़ी है पद्म पुराण और सबसे छोटी है मार्कंडेय पुराण। ठीक है, तो इसमें जो अग्नि पुराण है इसमें एक चैप्टर है। ठीक है, अब इसके बारे में बात, अब आगे हम पढ़े चक्रपाणि दत्ता, अ commentator of the celebrated Ayurvedic text Charak Samhita, puts forth the theory of plants that have feeling and cognitive abilities। ठीक है, इसमें क्या है? चक्रपाणि दत्ता, इन्होंने क्या लिखी है? टीकाकरण किया है, मीन्स एक कमेंटेटर है किसका? सेलिब्रेटेड आयुर्वेदिक टेक्स्ट चरक संहिता का। मतलब इन्होंने, चक्रपाणि दत्ता ने चरक संहिता का टीकाकरण किया है, मीन्स उनके ऊपर कमेंट्री लिखी कि क्या है उस बुक में क्या नहीं है। अब इन्होंने एक थ्योरी दी कि जो प्लांट है उनकी फीलिंग्स होती हैं, कॉग्निटिव एबिलिटीज होती हैं। ठीक है, देयर आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट वर्क्स ऑन सब्जेक्ट्स लाइक सुरपाला's वृक्ष आयुर्वेदा एंड उपवन विनोदा ऑफ सारंगधर। अब ये जो इंडिपेंडेंट वर्क है, मतलब एक प्रॉपर वृक्ष आयुर्वेदा के बारे में ही एक इंडिपेंडेंट, मतलब कंप्लीट जो बुक है वो किसी बुक का और दूसरी बुक का पार्ट नहीं है कि ये बुक है इसमें इसका एक चैप्टर वृक्ष आयुर्वेदा का है, ऐसे प्रॉपर पार्ट नहीं है, पर एकदम एग्जैक्ट पूरी की पूरी बुक किसके बारे में है? वृक्ष आयुर्वेदा के बारे में है। ठीक है, तो जैसे सुरपाला की वृक्ष आयुर्वेदा, ठीक है, उपवन विनोदो सारंगधर। अब जो सारंगधर है, सारंगधर कौन है? ये एक, मतलब उस टाइम के साइंटिस्ट रहे हैं, ये एक फिलोसफर रहे हैं जिन्होंने बुक लिखी थी सारंगधर पद्धति। कौन सी बुक लिखी थी? सारंगधर पद्धति। ठीक है, अब इनका जो 82nd चैप्टर है, 82nd चैप्टर कौन सा है? उपवन विनोद। ठीक है, ये पूरी किसके बारे में थी? प्लांट्स के बारे में थी। जो उपवन विनोद जो 82nd जो चैप्टर है, ठीक है, किसका? सारंगधर पद्धति का। किसने लिखी थी? जो सारंगधर ने लिखी थी। ठीक है, द लेगेसी ऑफ
वृक्ष आयुर्वेदा हैज बीन प्रिजर्व थ्रू द फोक ट्रेडिशन इन ओरल फॉर्म्स। ठीक है, द फार्मिंग एंड ट्राइबल कम्युनिटी कंस्टिट्यूट लार्जेस्ट रिपोजिटरी ऑफ द वर्किंग नॉलेज ऑफ प्लांट साइंस इन इंडिया। ओरल ट्रेडिशन से कैसे रखा गया है वृक्ष आयुर्वेदा, मतलब प्लांट्स के बारे में। जैसे कई बार हमें बताते नहीं है कि जैसे खांसी हो गई है तो मुलेठी चबा लेनी चाहिए। ठीक है, जब हम बीमार हो जाते हैं, हमारे खांसी जुकाम बुखार हो जाता है, तो हमें कहते कि तुलसी ले लो। कुछ प्लांट्स होते हैं जो हमारे बालों के लिए अच्छे होते हैं, जैसे रीठा होता है। ठीक है, अदरक भी होती है। या फिर कैसे जो प्लांट्स होते हैं उनका ध्यान रखना चाहिए, कैसे मतलब ऐसे लिक्विड्स नहीं बनाते जैसे कि प्लांट्स जिससे उनमें फ्लावर्स आए, कि जैसे एक गुड़ है, गुड़ के अंदर इतने लीटर पानी मिलाया, फिर उसके बाद उसमें छिलके डाले, ऐसे ऐसे कई सारे वो बनते हैं। ठीक है, तो ये वृक्ष आयुर्वेदा का पार्ट है। और ये ओरल ट्रेडिशन, जैसे पहले आपके दादाजी हैं, उनको उनके पापा ने बताया था कि ऐसे करना चाहिए, फिर उन्होंने अपने उसमें अपनाया, फिर उन्होंने आगे की जनरेशन में पास किया, तो इसको बोलते हैं ओरल ट्रेडिशन या फिर फोक ट्रेडिशन इन ओरल फॉर्म। ठीक है, आपने सुना होगा कई बार, जैसे बोलते हैं कि अमरूद है, उसके अंदर अगर हम लस्सी डाल देते हैं तो क्या होता है कि उसमें कीड़े वगैरह नहीं लगते। ठीक है, और वो अच्छी ग्रोथ करता है। तो और ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी आपने देखा होगा कि जो आदिवासी, उनके पास एक रिच ट्रेडिशन है किसका, कि कैसे जो जंगल की जो प्लांट्स हैं उनको यूज़ किया जाता है, कैसे कौन सा प्लांट ग्रो होता है, उसकी क्या मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब जब जाओगे तब देखोगे, अभी रिसेंट में जो आदिवासी तेल भी था वो भी फेमस हुआ था। ठीक है, तो ये वो है, मतलब उन्होंने जो जंगल की जड़ी बूटी थी जिनका उनको पता था कि ऐसे ऐसे वो हैं, तो ये उन्हीं से रिलेटेड था। ठीक है, नेक्स्ट है फार्मिंग इन ट्राइबल कम्युनिटी कंस्टिट्यूट्स द लार्जेस्ट, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया। सुरपाला अप्लाइड द डोसा थ्योरी टू प्लांट्स, ये डोसा नहीं है, ये दोष है। ठीक है, डोसा theory to plants to provide a number of recipes for plant protection and treatment depending on the particular dosha imbalance affecting the plant। मतलब सुरपाला कौन थे? 10th सेंचुरी के एक बॉटनिस्ट थे। ठीक है, तो इन्होंने वृक्ष आयुर्वेदा के बारे में बहुत कुछ लिखा था, तो इन्होंने कई सारी रेसिपीज या फिर आप लगा लीजिए मेथड्स दिए थे, जिनसे क्या होता है, जिनसे हमें पता चल सके कि प्लांट को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, कैसे उसको ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि हमारे पास एक पत्ता है, ठीक है, हमारे पास ये पत्ता है, पत्ते के ऊपर अगर ऐसे मान लो कि येलो येलो कलर के ऐसे वो नहीं हो जाते, डॉट से हो जाते हैं, तो उस टाइप में कौन सी बीमारी है उसको। ठीक है, वो किससे पता चलता है? वो पता चलता है कि उसके अंदर कौन सा दोष बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वात होते हैं, पित्त होते हैं और एक होते हैं कफ होते हैं। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि क्या इम्बैलेंस क्या हुआ है उसके अंदर, कौन सा पर्टिकुलर दोष इम्बैलेंस हुआ है जिसके ऊपर मतलब जिसकी वजह से उसके अंदर जो भी जो विकार आया है वो आया है, कैसे आया है। Many of the ingredients have been shown process antimicrobial properties। मतलब इस जो लिस्ट थी ये इंग्रेडिएंट, इसमें इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट, इसमें क्या था कि कई सारे ऐसे प्लांट्स थे जो कि एंटी माइक्रोबल प्रॉपर्टीज थी, जिसमें क्या था, मिल्क, जिसमें हाथी का दूध भी था कई बार। ठीक है, घी, हनी, लिकोराइस, लिकोराइस क्या होती है? लिकोराइस होती है मुलेठी। ठीक है, काउ यूरिन, डंग, वेरियस लिक्विड मैन्योर्स, मस्टर्ड, पेस्ट मेड बाय वेरियस barks एंड रूट्स, फेटिडा, टर्मरिक, सेसमे ऑयल, salt and ash, flesh, fat or marrow from various animal, mammals and fishes was also recommended in specific cases। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बताया गया है कि जो एंटी माइक्रोबल प्रॉपर्टीज होती थी, जो किसके लिए, किसको बचाने के लिए, एंटी माइक्रोबल किसके लिए, जैसे जो प्लांट्स के अंदर जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं उनको हम हटा सके वहाँ से, तो उसमें
कई बार हाथी का दूध भी यूज़ होता था, घी भी यूज़ होता था, शहद भी यूज़ होता था, मुलेठी भी यूज़ होती थी, काऊ यूरिन और डंग भी यूज़ होते थे। ठीक है, तो ये सब कुछ इसमें है। और ये लोग जो पहले के जो आयुर्वेदिक या फिर जो वृक्ष आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट होते थे, वो फ्लैश भी यूज़ करते थे, फैट भी यूज़ करते थे, जो बोन मैरो होती है जानवरों की वो भी यूज़ करते थे। और ये नहीं होता था कि सिर्फ इन्होंने मुर्गे वगैरह की निकाल ली मार मूर के, ऐसा नहीं होता था। कुछ स्पेसिफिक मैमल्स की या फिर कुछ स्पेसिफिक फिशेस का जो फैट या फ्लैश यूज़ किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट हमें मैन्युस्क्रिप्ट दे रखी है, फोलियोज फ्रॉम द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ वृक्ष आयुर्वेदा ऑफ सुरपाला, टेक्स्ट ऑन प्लांट साइंस कंपोज्ड ऑन 10th century, पर्सी, एशियन एग्री हिस्ट्री फाउंडेशन, सिकंदराबाद। ठीक है, ये मतलब क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट है जो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जो सुरपाला का जो वृक्ष आयुर्वेदा है उसमें से उसकी जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसमें से है। ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है ये नागरी स्क्रिप्ट में लिखी गई है। इसकी स्क्रिप्ट देवनागरी नहीं है जिसमें हम संस्कृत लिखते हैं, ये है नागरी स्क्रिप्ट। एक मिनट रुक जा, मैं लिख देती हूँ कौन सी स्क्रिप्ट, नागरी स्क्रिप्ट है। ठीक है, 10th सेंचुरी की है। और ये जो स्क्रिप्ट थी ये पहले जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड ब्रिटेन में, वहाँ की बहुत फेमस और बहुत पुरानी लाइब्रेरी है बोल्डन लाइब्रेरी, वहाँ से लिया गया था। और बोल्डन लाइब्रेरी के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ तो हैरी पॉटर मूवी भी कि कुछ सीन्स बोल्डन लाइब्रेरी में ही शूट हुए थे। ठीक है, और ये जो थी कौन सी कलेक्शन में थी, ये थी चंद्र शमशेरे कलेक्शन में से ये मैन्युस्क्रिप्ट थी। और ये कलेक्शन कहाँ पर है, ये ब्रिटेन में है, बोल्डन लाइब्रेरी में है। क्योंकि जो कॉलोनियल पीरियड में हमारे कई सारे मैन्युस्क्रिप्ट, बहुत सारा धन जो ब्रिटिशर्स थे वो उठाकर ब्रिटेन में ले गए थे, और आज भी हमारी कई सारी चीज़ें वहीं पर रखी हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर लाया गया है एशियन एग्री हिस्ट्री फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पेज के बारे में हम अगर पढ़ते हैं, अब इसमें हम पढ़ेंगे स्कोप, मीन्स क्या स्कोप थे वो उसमें। Ayurvedic literature refers to plant and their classification into forest trees, other trees, shrubby plants and herbs. Shrubby plants are either climbers or shrubs, such and herbs are flowering and non-flowering. Flowering and non-flowering trees are also distinguished. मतलब इसमें हमें सिंपली क्या बताया गया है कि जो आयुर्वेदिक लिटरेचर में है इसमें प्लांट्स को क्लासिफाई कर रखा है फॉरेस्ट ट्रीज में, ठीक है, अदर ट्रीज में, जो श्रबी प्लांट्स होते हैं उनमें, हर्ब्स में। जो श्रबी प्लांट्स होते हैं मतलब जो झाड़ी नुमा होते हैं, जो ऐसे मतलब ऐसे झाड़ियों में मिलते हैं, जो इसमें इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने क्लाइंबर्स को डिस्क्राइब कर रखा है, ठीक है, शर्ब्स को डिस्क्राइब कर रखा है। और जो हर्ब्स होती है वो फ्लावरिंग भी हो सकती है, नॉन फ्लावरिंग भी हो सकती हैं। ट्रीज को भी और डिस्टिंग्विश कर रखा है फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग में। वृक्ष आयुर्वेदा includes topic like collection, selection and storage of seeds, germination and sowing, various technique of plant propagation, grafting, nursing, irrigation, testing, classification of soil, selection of soil suitable for various plants and types of plants manuring। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि वृक्ष आयुर्वेदा में कई सारे टॉपिक है, जैसे कि सीड्स का कलेक्शन करना, उनका सिलेक्शन करना कि कौन सा अच्छा है कौन सा ख़राब है, सीड्स को कैसे स्टोर करते हैं, कैसे उनको जर्मिनेट करवाया जाता है, किन कंडीशन में वो जर्मिनेट होते हैं, कैसे उनको सो किया जाता है, कैसे उनको बीज को बोया जाता है, प्लांट प्रोपगेशन की, ग्राफ्टिंग की, मतलब जैसे हम कलम काट कर नहीं चढ़ाते हैं तो उसको ग्राफ्टिंग बोलते हैं, वो कैसे करते हैं, कैसे उनकी नर्सिंग करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, कैसे कौन से पौधे को कैसे इरिगेट करना चाहिए, सीधा पानी दे देना चाहिए फिर उसके अंदर कुछ मिला कर देना चाहिए, टेस्टिंग और क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं सॉइल की। जैसे आपने देखा होगा कि सारे पौधे सारी टाइप की मिट्टी में नहीं उगते, जैसे कि कपास है वो काली मिट्टी में बहुत अच्छी उगती है,
ठीक है। जो वीट है वो लोमी सॉइल में अच्छा उगता है। ठीक है, कौन सी मिट्टी उसके लिए अच्छी रहेगी। ठीक है, सेलेक्टिंग ऑफ सॉइल फॉर वेरियस प्लांट, टाइप्स ऑफ प्लांट, मैन्यूरिंग। ठीक है, ये सब कुछ। अब इसमें क्या है, द प्रिपरेशन ऑफ एक्सट्रैक्ट फॉर नीम कर्नल्स टू ट्रीट क्रॉप्स अगेंस्ट पेस्ट एंड डिजीज। और ये यहाँ कहाँ से लिया गया है, सेंटर ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम, चेन्नई। यहाँ पर क्या कर रखा है कि जो नीम के जो पत्ते हैं, फिर जो नीम कर्नल्स हैं, जो उनके जो वो जो फ्लावर्स आते हैं, उनको लेकर क्या कर रखा है, क्रॉप को ट्रीट करने के लिए पेस्ट और डिजीज के। और अगर मैं आपको नीम के बारे में एक बात बताऊं, जो नीम होता है वो 200 इंसेक्ट की जो स्पीसीज होती हैं, उनका जो लाइफ साइकिल होता है उनको डिसरप्ट कर देता है, 200 इंसेक्ट स्पीसीज को। इसी वजह से जैसे हम कपड़े रखते हैं कई बार, तो उनमें क्या किया जाता है कि उनके अंदर नीम के पत्तों को रख दिया जाता है। ठीक है, अब अगला क्या है, प्रिपरेशन ऑफ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम गार्लिक, जिंजर, चिली टू ट्रीट क्रॉप्स अगेंस्ट पेस्ट एंड डिजीज, सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम, चेन्नई। मतलब इसमें क्या है, गार्लिक है, जिंजर है। गार्लिक क्या होता है, लहसुन होता है, जिंजर अदरक, और चिली मतलब मिर्च। इनको यूज़ किया गया है किसके लिए, जिससे ये जो क्रॉप्स है उनको पेस्ट और डिजीज से दूर रखा जाए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। हाँ, प्लांट पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट, nomenclature, taxonomy, description and classification of plants get varied purpose, favorable and unfavorable meteorological conditions, use of plant and indicator of weather, plant and mineral as well as the botanical marvels। मतलब क्या है इसका कि जो पेस्ट डिजीज मैनेजमेंट है, ये कई पर्पस, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स गेट वेरिड पर्पस, मतलब favorable and favorable meteorological condition, use of plant as indicator of weather, water and mineral as well as the botanical marvels। मतलब कैसे पता चलता है हमें कि प्लांट से वेदर को इंडिकेट हम कैसे करते हैं, या फिर कैसे पता चलता है कि पानी है या नहीं है उसके अंदर, मिनरल्स का कैसे पता चलता है। जो प्लांट्स होते हैं वो, मतलब अगर मान लीजिए कि आपको पानी ना दें तो आपकी बॉडी कैसी पड़ जाएगी, ऐसे आपके जो होठ हैं वो सूखने लग जाएंगे, गला सूख जाएगा अपना आपका, मीन्स आपकी बॉडी साइन शो करेगी। जैसे अब हम प्लांट्स को पानी नहीं दें तो जो प्लांट्स है वो भी कुछ साइन शो करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इसके अंदर ये चीज़ नहीं है। सेम है मिनरल्स के साथ। ठीक है, जैसे किसी के अंदर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो उसको स्कर्वी हो जाता है, जिससे क्या होते हैं, जो उसके जो गम्स होते हैं, जो उसके दांत होते हैं, उसके ऊपर जो मसल्स होती हैं, वो जिन्हें हम गम्स कहते हैं, वो फूल जाते हैं, उनमें से खून आने लग जाता है। ठीक है, तो हमें पता चलता है कि उसके अंदर मिनरल्स नहीं है। आयोडीन उसको नहीं देते तो उसका गला फूल जाता है, उसको गोइटर हो जाता है। तो प्लांट्स भी ऐसे ही साइन शो करते हैं अगर उनको मिनरल्स ना मिले तो। वेदर का हमें पता चलता है कि गेहूं जब हरे थे तब कौन सा तब कैसा मौसम था, जब गेहूं थोड़े थोड़े पकने लगे, थोड़े थोड़े पीले हो गए, तब कैसा वेदर होगा। ठीक है, मतलब जब गेहूं का कलर थोड़ा ऐसा ऐसा हो जाता है तो मतलब स्प्रिंग सीजन है, अब उनकी हार्वेस्टिंग का सीजन आ गया। नेक्स्ट है वैलिडेशन, द इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ICRA, इसके बाद हैज डॉक्यूमेंटेड 4879 इंडिजिनियस प्रैक्टिसेस इन फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल प्लांट साइंस। मतलब जो ICRA है इसने 4879 इंडिजीनियस मतलब भारत में बनाई हुई प्रैक्टिसेस को डॉक्यूमेंट किया है। क्या है, कौन सी प्रैक्टिस है ये, ट्रेडिशनल प्लांट साइंसेस की प्रैक्टिस। अगर मैं आपको बताऊं ICRA के बारे में तो इसके हेडक्वार्टर्स हैं दिल्ली में। ठीक है, जुलाई 16, ठीक है, 1929 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेटवर्क है किसका, एग्रीकल्चर रिसर्चेस का और एजुकेशन का, वर्ल्ड का लार्जेस्ट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है,
दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और अभी इनके डायरेक्टर जनरल कौन है? अभी फिलहाल इनके डायरेक्टर जनरल है मांगीलाल जाट, मिस्टर मांगीलाल जाट। ठीक है, अब जो a set of 111 indigenous technical practices was selected and subjected to experimental testing validation. In effort, they were conducted by several ICR institute and state agriculture departments and universities across the country. मतलब 111 टेक इंडिजीनियस मतलब भारत में बनी हुई टेक्निकल प्रैक्टिस को सिलेक्ट किया गया। ठीक है, सब्जेक्टेड किया गया एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग के लिए और वैलिडेशन के लिए एफर्ट की गई। और ये सब कहाँ हुआ? कई सारे ICR इंस्टीट्यूट्स में और स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स में, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में, पूरी कंट्री में। ठीक है, दिस पर्टेन टू various topics such as pest control, crop protection, farm implements, weather forecasting। क्या था ये इंडिजीनियस जो ये थे? इसमें हमें पता चलता है कि पेस्ट कंट्रोल कैसे किए जाते हैं, क्रॉप प्रोटेक्शन कैसे किया जाता है, फार्म इम्प्लीमेंट्स कैसे यूज़ किए जाते हैं, वेदर फोरकास्टिंग कैसे की जाती है। ठीक है, और इट वॉज शोन दैट स्लाइटली मोर देन 80% ऑफ प्रैक्टिसेस वर वैलिड एंड अबाउट 6% वर पार्शली वैलिड। मतलब जो 100% थी, 100% में से 80% तो वैलिड थी ही थी, उसमें से 6% पार्टली वैलिड थी। वृक्ष आयुर्वेदा promises that many new area of fresh research initiative like study of meteorological condition, Tithi and Nakshatra that are suitable for various agriculture operations in cultivation of crops, increasing plant growth and yield. Testing and classification of soil, use of plant as indicator for water, minerals and weather। मतलब इसमें हमें क्या बताया गया है कि जो वृक्ष आयुर्वेदा में क्या है कि कई सारे फ्रेश रिसर्च इनिशिएटिव्स किसके लिए? मेट्रोलॉजिकल कंडीशन के बारे में पढ़ने के लिए, जो सूटेबल हों एग्रीकल्चर ऑपरेशंस के लिए। जैसे कि मतलब जो अर्थ है, ठीक है, वो ऐसे अपने ऑर्बिट में चक्कर काटती है। ठीक है, उसको रिवोल्यूशन बोलते हैं। तो वो जो मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस है वो इम्पैक्ट डालती हैं अर्थ पर, और ये एक प्रॉपर देखा जाता है कि कौन से तिथि नक्षत्र में है जिससे मतलब एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े। जैसे कि कई बार क्या होता है कि जैसे ज्वार भाटा के बारे में आपने सुना होगा, जो टाइड्स होती है कि चांद अगर पास हो तो ग्रेविटी की वजह से पानी ऊपर चला जाता है, जब दूर चला जाता है वो ज्वार भाटा शांत हो जाती है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड इसमें है। ठीक है, इसमें एक क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, यूज ऑफ प्लांट, इंडिकेटर फॉर वाटर, मिनरल एंड वेदर। वाटर, मिनरल में वेदर वाला मैंने आपको समझाया था यहाँ पर कि जो ये जो प्लांट इंडिकेटर है कि उनकी प्लांट्स साइन शो करने लग जाते हैं कि उस जो ज़मीन है उसमें मिनरल्स हैं या नहीं है, पानी है या नहीं है, कैसा वेदर है, इन सब के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।